नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो बड़ी आसान सी बात कही गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कि पहले एक सपना तो देख लो, जिस सपने को आप चाह रहे हो कि हम उसको पूरा कर पाए जिंदगी में। तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो भेड़ चाल को फॉलो करके चलते हैं कि अगर दूसरे ने ऐसा काम किया तो मैं भी उसको उसी को कॉपी करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अपना सपना कुछ नहीं होता है, अपना ड्रीम कुछ नहीं होता है। दूसरे के ही ड्रीम को ना कॉपी करके आगे जो है फर्दर फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसको अपने पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और दूसरे को भी कन्विंस करते हैं कि चलो इसी रास्ते पे चलो, यही बढ़िया। तो अपने बारे में सोचो, आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या काम करना चाहते हो, किसमें खुशी मिल रही है, उसके बारे में ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको सपने आएंगे। तो उन्हीं के ऊपर काम करो, उनके ऊपर काम करोगे फिर ही जो है ना, अगर रोम रोम उस काम के ऊपर लगेगा, फोकस्ड होगा, तभी उस काम को आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। तो अगर हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, तो इनके पास कोई एक पीएचडी डिग्री नहीं थी। ओके, तो इनके पास एक से ज्यादा पीएचडी डिग्रीज थी। तो वो भी इनका जो रहन सहन था बिल्कुल सिंपल था। ओके, तो अभी जब इनके कपड़े वगैरह देखे गए लास्ट टाइम, तो यहाँ पर सिर्फ 4 जोड़ी कपड़ों में ही इन्होंने ज्यादातर समय अपना गुजारा है। जो भी इनको जब जब इनकी ड्यूटी होती थी इसरो में, तो जब ऑफिशियली जो यहाँ पर कपड़े मिलते थे उन्हीं में ज्यादातर ये रहते थे। ओके, तो ज्यादातर किताबें पढ़ते थे और बिल्कुल सिंपल यहाँ पर जिंदगी जीने का इनका रास्ता था। और दिमाग काफी तेज चलता था क्यों? क्योंकि शांत था। तो ज्यादा फालतू झमेले में वो नहीं पड़ते थे, जिसके चलते काफी काफी कुछ शिक्षा दो जो है ना वो हमें देकर गए हैं कि किस तरीके से जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एडिटोरियल पेज द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 एडिटोरियल्स हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले वाले एडिटोरियल से। तो हर एक एडिटोरियल में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उनका एक इकट्ठा पीडीएफ आता है डे के हिसाब से। ओके, जिस भी तारीख का यहाँ पर पूरे करंट अफेयर्स होंगे तो वो एक पीडीएफ पूरा आ जाएगा। ओके, तो आपको वहां पर वो पता चल जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो अभी यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात से शुरुआत कर रहे हैं कि टेकिंग द जैब टू वेयर इंडिया लिव्स, जहां पर भारत रह रहा है। तो भारत कहाँ पर रह रहा है? भारत का जो वास है ना, ज्यादातर यहाँ पर हमारे विलेजेस में, गांव में है। ओके, तो यहाँ पर गांव की जो संख्या है, नंबर है वो ज्यादा है, शहरों की संख्या बहुत कम है। तो महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि इंडिया एक्चुअल में हमारे गांव में ही बसता है। तो वहां पर जय पहुंचाने की यहाँ पर बात करें, कन्वीनियंस, प्रोसेशन और एजुकेशन। तो ये यहाँ पर 3 कीज की बात करें जिनके रिगार्डिंग की आप अप्रोच कर सकते हो विलेजेस तक, और वहां तक जो है ना वैक्सीनेशन आप पहुंचा सकते हो। तो बहुत सारी बढ़िया बातें यहाँ पर की गई हैं, सॉल्यूशंस भी दी गए हैं कि किस तरीके से आप जो है कन्विंस कर सकते हो लोगों को कि आप वैक्सीनेट करें अपने आप को। अभी शुरुआत में बात करेंगे, 3 एसेंशियल पार्ट हैं अगर वैक्सीन डिलीवरी की हम बात करें। सबसे पहला है कि यहाँ पर जिसको वैक्सीन लगनी है, और दूसरा है यहाँ पर वो ट्रेंड मेडिकल पर्सनल जो यहाँ पर वैक्सीन लगाएगा, और तीसरा यहाँ पर है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके, कंप्लीट विद द नीडेड सिरिंज एंड स्वैब, मतलब जो मरहम पट्टी है प्लस जो यहाँ पर सिरिंज चाहिए, सब चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 बातें कर रहे हैं, तब यहाँ पर इस वैक्सीन प्रक्रिया को हम यहाँ पर कंप्लीट मानेंगे। और अभी की जो सिचुएशन है, तो यहाँ पर बात करेंगे वैक्सीन अभी शॉर्ट सप्लाई में है। और अभी ये सबसे बड़ा जो है ना मुख्य यहाँ पर वादा यही है कि शॉर्ट सप्लाई है, वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी काफी दिन हो चले हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन ना होने की वजह से लोग वापस जा रहे हैं। ओके, जिस सेंटर में वैक्सीन लगती है लोग वहां पर अप्रोच करते हैं, लेकिन वहां से वापस जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन है नहीं।
तो अभी एक रेस हमने लगाई हुई थी कि कम से कम हमने 2/3 जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, उनको हमने वैक्सीनेट करना है जल्दी से जल्दी, ताकि जो कि जो जो वायरस है ना, इसका फैलाव जो है उसको रोका जा सके। तो अभी अभी हमने काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सप्लाई शॉर्ट हो गई, तो जिसकी वजह से अभी बाधा होनी शुरू हो गई। और दूसरी ओर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अभी लो अपटेक है, मतलब अभी नहीं इतनी सप्लाई नहीं है, तो अगर जब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ओके, तो इसके अलावा बात करें कि चलो ये जब हटेगा, जब इसको हम एक साइड पे करेंगे, तो उस समय आप क्या करोगे? अगर आपके पास पर्याप्त सप्लाई पहुंचती भी है, ओके, तो उस समय ये कह रहे हैं कि समझदारी वाला काम ये होगा कि वैक्सीन डिलीवरी को आप अज्यूम करो। किस तरीके से अज्यूम करो? कि उसको यहाँ पर पुश करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो है ना खुद लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, जो खास तौर पे जो रूरल एरियाज है, गांव के जो एरियाज है, तो वहां पर इसको पुश करो। पुश कहने का मतलब किसी ना किसी तरीके से वहां तक पहुंचाओ वैक्सीन, कि लोग आए वैक्सीन लगवाने। ओके, तो ये इस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश, यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर ऐसा अज्यूम करके ना चलें कि मतलब कि हमने अगर वैक्सीन भेज दी है वहां पर, तो लोग आ जाएंगे अपने आप ही और अपने आप को वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये सोचकर मत बैठिए। तो आपको पुश यहाँ पर देना होगा किसी ना किसी तरीके से। तो आगे वही बात को जो है ना अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल और जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं जो गांव में हैं, जिसके अलावा सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया में जो बात फैला देते हैं, टेलीविजन जो एंकर्स हैं, ठीक है, तो हर एक को यहाँ पर कह रहे हैं कि लगा दो। यहाँ पर ये जो सुसमाचार है ना, ये जो खुशखबरी है, इसका प्रचार करने के लिए गांव तक, कि वैक्सीन जो है आपकी गांव तक पहुंच चुकी है, तो आप आइए लगवाइए। और आगे यहाँ पर बात करें जो प्री रजिस्ट्रेशन की आपने ऑप्शन रखी हुई ना, ये जो कोविन ऐप मोबाइल फोन पे आप यूज करते हो, और उसमें अपने आप को आप रजिस्टर करके जो है डेट लेते हो कि कौन सी डेट को वैक्सीन लगेगी। और दूसरा एक पोर्टल भी है, तो वहां पर भी सेम प्रोसीजर होता है, अपने आप को आप रजिस्टर करते हो कि कब वैक्सीन लगेगी। तो इसको ऑथर कह रहे हैं कि ये जो आपने प्री कंडीशन लगाई हुई है कि अगर जैब लगानी है, अगर वैक्सीन लगवानी, तो अपने आप को पहले रजिस्टर करो कोविन ऐप पे, इसको हटाओ। ओके, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक को यहाँ पर वैक्सीन चाहिए। लेकिन हर एक कोई ना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब उनका कोई भतीजा यहाँ पर उनके पास बैठा है और मतलब वो उनको मतलब इंटरनेट की नॉलेज अच्छी खासी है और अच्छे अच्छे खासे तरीके से उनको वो रजिस्टर कर देगा ऑनलाइन। तो सब जगह ऐसा सिचुएशन नहीं है, सब जगह इंटरनेट की नॉलेज नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इसको आप जो प्री कंडीशन आप लगाइए ना, इसको आप साइड पे कर दो, इसको आप हटा दो। तो यहाँ पर दूसरी और बात करें कि ये बात बिल्कुल सच है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर डाटाबेस चाहिए उन लोगों का जिन्होंने वैक्सीन रिसीव की है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या बात करें कि वो जो डाटा है ना, वो आप वैक्सीनेशन सेंटर्स में से आप कलेक्ट कर सकते हो, जो जो आपके पास वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका डाटा तब आप जो है ना अलग से आप रख सकते हो। तो ये बात, इसका सोल्यूशन भी ये दे रहे हैं। और इसके अलावा बात करें कि लोगों को कहा जाता है कि आप आइए आधार कार्ड लेकर, तो या फिर कोई भी जो ना जितने जिस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर पाओ, ठीक है, तो उसको आप लेकर आओ। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट। तो अभी आधार कार्ड का ही सब जगह बोला जाता है कि आधार कार्ड लेकर आए, लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि उनको आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे जो आपके जो जितने भी, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर पाओ, तो आप वो भी लेकर आ सकते हो। लेकिन ऐसा कहा नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ डिमांड आधार कार्ड की हो रही है। ओके, तो अभी इनकन्वीनियंस हम ज्यादा ना यहाँ पर बनाए लोगों के सामने, तो ऑथर यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि बाकी के जो यहाँ पर कार्ड्स है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह, तो उनको भी आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसको भी लेकर आके आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हो और वैक्सीनेट अपने आप को कर सकते हो। तो यहाँ पर जब भी वो शॉट लगवाने आए, तो ये कुछ भी जो है ना, इन सब में से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और लोगों के मनों में कुछ सवाल है, तो वो सवाल ये है कि अगर यहाँ पर उनको इन्फेक्शन हो चुकी है, अगर यहाँ पर इन्फेक्शन से वो गुजर चुके हैं, तो क्या उनको यहाँ पर वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि अगर जब रिकवरी उनकी होती है, तो उसके बाद कब वो जो है ना आकर अपनी शॉट लगवाए। जब वो कोविड वायरस से रिकवर अपने आप को कर लेते हैं ऑलरेडी, जब वैक्सीन नहीं लगी है, उसके बाद वो कब आए? तो ये कुछ सवाल है जिसके रिगार्डिंग जो वॉलंटियर्स हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो उनको पहले से ट्रेन करना होगा कि इन सवालों के वो जवाब दें। ओके, जवाब उनको पता होने चाहिए, ताकि कि जब भी यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएं,
यहाँ पर आम जनता के द्वारा, तो उनका आंसर यहाँ पर उनको दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है ना, तो उनकी भी यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में। ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे हो, वो वहाँ वहीं पर मौजूद होना उनका यहाँ पर ड्यूटी बनती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर स्कीम है। ओके, तो यहाँ पर पूरा नाम इसका यहाँ पर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, तो इसको बनाया गया था 2006 में। और इसका जो मकसद था बनाने का, वो ये था कि 100 दिन का रोजगार दिया जाए जो गांव के एरिया में जो लोग रहते हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, और पर डे के हिसाब से उनको जो है दिहाड़ी दी जाती है, उनको मतलब पैसा मिलता है। तो उन्हीं की जो गाइडलाइंस है ना, तो उसको आगे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है कि जिसके चलते लोग जो है चलकर आए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा लुभाने वाली चीज आपको उनको प्रोवाइड करें जिससे कि वो आगे आए अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक वीकली लॉटरी के लिए। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है कि जो है मतलब अगर 100 लॉटरीज हैं, उनमें से यहाँ पर अगर 100 बंदों ने खरीदी है, तो यहाँ पर 4 या 5 की लॉटरी निकलेगी। ओके, तो अभी इसी तरीके से एक लॉटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लोग करवाएं, तो लोगों को आप लुभाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टैक्टिक्स अपनाइए। जैसे आप यहाँ पर बात करें कि जो मोबाइल टीम्स, ओके, तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनकी, तो जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सकती है, और उनके पास पूरा सेटअप यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए मतलब एक तरीके से वरदान के तौर पर साबित हो सकती है, जो लोग यहाँ पर जिनको मतलब काफी रिएक्शंस होती हैं हॉस्पिटल जाने के नाम से ही। ओके, तो जो मतलब हॉस्पिटल जाना जो पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो इन जैसे लोगों के लिए जो ये मोबाइल एम्बुलेंसेस है ना, मतलब कि सारा सेटअप यहाँ पर मोबाइल एम्बुलेंस के अंदर ही है। वहीं अंदर जो है ना यहाँ पर बंदे बैठे हुए जो कि आपको वैक्सीनेट करेंगे। तो वो जो है गांव तक अप्रोच करे, गांव हर एक जो गांव गांव तक जाए, वहां पर लोगों से मिले, और वही वैन के अंदर ही यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा सकता है, जो यहाँ पर जिनको मतलब अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल में जाना। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो भी यहाँ पर किसी भी गांव के जो प्रधान है, ओके, तो उनको यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कम से कम 90% जो वोटर्स है ना उनके, अपने गांव के, वो वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। तो वो अपने अपने गांव वालों को लुभा सकते हैं यहाँ पर कि अगर जो भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए आगे आएगा, तो यहाँ पर 50 के आसपास सोलर पंप जो है ना, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो भी लगेगा कि जिसने बढ़िया काम किया है, जो मतलब दूसरों को भी लेकर आ रहा है और खुद भी यहाँ पर पहुंच रहा है वैक्सीनेट करवाने के लिए, तो ऐसे कि नहीं यहाँ पर 50 लोगों को चुनकर जो है सोलर पंप जो है वो बांटे जा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर भी एक स्कीम यहाँ पर दी जा रही है। आप प्रधान कह सकते हो या फिर आप सरपंच भी कह सकते हो किसी भी गांव का। ओके, जिसको की पूरी नॉलेज होती है कि कितनी आबादी है गांव की, ओके, कौन सा मतलब घर कहाँ पर है। तो एक प्रधान या सरपंच, इसको इसके बारे में सब सभी पता होता है कि कौन कैसा बंदा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, उनको लुभाया जा सकता है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए आगे आए। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो अभी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पोस्टिंग पोस्टर्स इज नॉट ए म्यूटिनी। अगर कोई दीवारों पर पोस्टर्स चिपका देता है ना, तो वो कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी ने आपका विद्रोह कर दिया, आपके खिलाफ बगावत कर दी है। तो अभी ये मसला निकल कर आ रहा है। तो कल ही यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर लोगों ने ऐसे एक पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए दीवारों पे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। तो ऐसे ही पोस्टर्स दिल्ली में कुछ जगह पर देखने को मिले। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस थी, उन्होंने यहाँ पर एक्शन ले लिया इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पोस्टर्स लगवाए थे कि क्यों जो है आपने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और अभी इसी के रिगार्डिंग ऑथर अपनी बात रख रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो अपीयरेंस है, मतलब कि अभी कुछ यहाँ पर दिल्ली के हिस्से हैं जहाँ पर की पोस्टर्स पाए गए, उनकी अपीयरेंस पाई गई है, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीन बाहर एक्सपोर्ट क्यों कर दी, जब पता था कि भारत में इसकी जरूरत है। तो अभी वैक्सीन सप्लाई पहुंच नहीं रही है, तो लोग जो है वापस आ रहे हैं, बार बार जो है सप्लाई उनको मिल नहीं रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनकी जो खराब वैक्सीनेशन पॉलिसी थी उसके चलते। तो यहाँ पर उसमें यहाँ पर कुछ विचित्र बातें इनको देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे अशुभ यहाँ पर बात देखने को मिली है ऑथर को, वो ये है कि यहाँ पर जिन्होंने पोस्टर्स लगवाए हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर कोई सीक्रेट तो है नहीं
कि अगर कोविड वैक्सीनेशन इसकी सिचुएशन भारत में देखें तो सब जगह ऐसे है, लोगों को पता है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं वो नाराज हैं सरकार के खिलाफ कि आपकी वजह से आपने पहले बहुत ज्यादा वैक्सीन जो है ऐसे एक्सपोर्ट कर दिया बाहर, और अमेरिका जैसे मुल्क ने एक्सपोर्ट की ही नहीं, उसने फोकस किया अपने ही देश के ऊपर। और अभी आप जो है बाहर के जो मुल्क है वहां से आप वैक्सीन इंपोर्ट करने की आप बात कह रहे हो कि जिस भी राज्य को जरूरत है उसको यहाँ आप इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये सिचुएशन बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑथर बात करें कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कुछ यहाँ पर चीजों के ऊपर अलग करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हो सकता है ये वैलिड हो या फिर ना वैलिड हो, लेकिन ये तो यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि आपकी समझ के आधार पर है कि आप किस तरीके से आप सोचते हो, किस तरीके से आप गवर्नमेंट को जो है एक टैकल करके चलते हो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो अभी अगर किसी ने पोस्टर लगा दिए हैं कि तो अपने ओपिनियन यहाँ पर रख दिया है लिख कर कि आपने एक्सपोर्ट क्यों कर दी, तो ये कोई क्राइम तो नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई 21 लोगों के खिलाफ। साथ ही साथ यहाँ पर 17 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया पूरी दिल्ली के अक्रॉस। तो यहाँ पर ये सैटरडे की तक की अभी बात कर रहे हैं कि सैटरडे तक अभी इतने अरेस्ट हो चुके हैं। ओके, तो अभी ये सब कुछ जो है ना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी खिलाफ है। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर जो मतलब बहुत खराब तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलाई जा रही है ना, तो उसकी भी रिफ्लेक्शन जो है ना ये दर्शा रहा है लोगों के सामने कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सभी बातें जो है लोगों को रिफ्लेक्ट हो रही है जब ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, या फिर ये कह लो कि सरकार के द्वारा। वही जो दिल्ली पुलिस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, ना कि राज्य सरकार के अधीन। तो यहाँ पर जो दिल्ली की यूटी की सरकार चुनी हुई है ना उसके अंतर्गत नहीं आती दिल्ली पुलिस। अगर बाकी राज्यों की बात करें ना तो बाकी राज्यों में राज्यों के कंट्रोल के अंदर होती है उनकी पुलिस। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की जो चार्जेस लगाए गए हैं इनके ऊपर, तो उसमें कौन कौन से चार्जेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ, तो पहले तो ये वाला चार्ज लगाया गया। और दूसरा यहाँ पर ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर बिगाड़ा जा रहा है, तो इसका भी चार्ज लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। तो ये वाला जो पहले वाला चार्ज है ना इसमें ऐसा होता है कि सीधे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। ओके, तो अभी आगे यहाँ पर बात करें ये ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि जैसे जो स्वैट टीम होती है ना, तो उससे आप जो है ना उसको छोड़कर आप जो मक्खियां पकड़वाने का काम कर रहे हो कि जाकर मक्खियां पकड़ के आओ, तो यही यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। तो ये जो ना स्वैट टीम इसका मतलब होता है यहाँ पर स्पेशल वेपन टैक्टिक्स टीम। ओके, तो ये पुलिस का ही एक पार्ट होता है। इस यहाँ पर इस टीम के पास ऐसा होता है कि अलग से यहाँ पर सरकार जो है टुकड़ी बना देती है इन टीमों की, राज्य सरकारें भी बनाती हैं जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर टेररिज्म की एक्टिविटी हो सकती है। ओके, तो स्वैट टीम इनका यहाँ पर इनके पास स्पेशल वेपन्स पकड़ाए होते हैं, जैसे AK-47 हो गया, इससे भी अगर बढ़िया हथियार हो तो वो इनको दिया जाता है। अगर नॉर्मल पुलिस की बात करो तो उनके पास AK-47 उनको नहीं पकड़ाई जाती है, उनको सिंपल सी एक जो है ना गन दे दी जाती है जिसमें एक टाइम में एक या दो ही बुलेट फायर होती है। ओके, तो वो मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से जिन राज्यों के बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं, तो अगर पाकिस्तान से कोई यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस होती है, जैसे कुछ सालों पहले की बात करें तो पठानकोट एक रीजन है पंजाब में, तो वहां पर अटैक हुआ था। ओके, पाकिस्तान के द्वारा। दीनानगर एक रीजन है गुरदासपुर रीजन में, वही पंजाब में है, तो वहां पर भी अटैक हुआ था। तो उसके बाद पंजाब सरकार ने अपनी ही स्वैट टीम लगा दी थी बॉर्डर के ऊपर, तो उनके पास यहाँ पर स्पेशल हथियार उनको पकड़ा दिए गए थे कि आपने कंट्रोल करके चलना है। पहली लाइन यहाँ पर इंडियन आर्मी की है, दूसरी लाइन यहाँ पर जो स्वैट टीम की होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं। और इसके अलावा बात करें कि ज्यादातर, सभी नहीं, जिनको अरेस्ट किया गया है उनको यहाँ पर बेल पे रिलीज भी नहीं किया जा रहा है, मतलब कि उनको जमानत भी नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों को दे दी है लेकिन ज्यादातर यहाँ पर नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर ना एक चिंता का विषय यहाँ पर बनती जा रही है कि अगर यहाँ पर अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या मतलब उसको यहाँ पर इस तरीके से आप जो है टैकल करोगे, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। What is also worrying is the reported line of questioning about whether the suspected were hired or they acted on their own। तो यहाँ पर यह भी सवाल है कि जो जिन्होंने ये काम किया है तो क्या खुद से किया है या फिर किसी ने करवाया है। तो यहाँ पर यह भी मुद्दा हो सकता है जिसके चलते पुलिस ने उठा लिया इनको। तो इसमें ऐसा भी होता है, ज्यादातर क्या होता है कि ऐसी जो एक्टिविटीज होती है ना
उसमें जो दूसरी पार्टी वाले लोग होते हैं ना, किसी न किसी तरीके से अपने किसी वर्कर को भी यहाँ पर इस तरीके से काम करने के लिए भेज देते हैं कि आप जाके ये करके आइए। ओके, तो यहाँ पर बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि खुद से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ वगैरह वो भी उठती है सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी मुद्दा हो सकता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने अपना अपनी अपनी बात रखी है, तो अभी उनको अभी एंटी नेशनल जो है ना, ये करार दे दिया जा रहा है। तो अभी ये क्या तर्क यहाँ पर देना क्या सही है? क्या ये गलत नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये बात करें कि यही मतलब यही वाला अकेला यहाँ पर कोई स्ट्रे केस नहीं है कि जहाँ पर ऐसे एंटी नेशनल इनको करार दे दिया जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर पोस्टर लगा के आ रहे हो तो आपकी एक्टिविटी यहाँ पर एंटी नेशनल वाली है। आंध्र पुलिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर इन्होंने दो टीडीपी एक्टिविस्ट थे जिनको जून 2020 में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो यहाँ पर सोशल मीडिया में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो कुछ नीतियां थी उनके खिलाफ यहाँ पर सवाल उठा रहे थे। और सवाल उठाने के चक्कर में ही उनको उठा लिया गया पुलिस के द्वारा और यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। और ये जो टीडीपी है ना, ये तेलुगु देशम पार्टी है। इसका नाम तेलुगु देशम पार्टी है। ये अभी ऑपोजिशन में बैठे हैं आंध्र प्रदेश में। अभी जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। ओके, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, पहले ये कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन जो इस पार्टी के लीडर थे वाईएसआर, उनकी मृत्यु हो गई बाद में, उनके बेटे ने यहाँ पर अलग से पार्टी रखी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। वो उनका बेटे का नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो अभी इनकी यहाँ पर पार्टी जो है ना रूल कर रही है आंध्र प्रदेश में। ओके, तो पहले टीडीपी थी, तेलुगु देशम पार्टी। और अभी सैटरडे की बात कर रहे हैं कि जो वाईएसआर कांग्रेस का एमपी है, तो इन्हीं की पार्टी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। तो उनकी पार्टी के एमपी, तो उनके ऊपर भी ये चार्ज लगाएगा। किसका चार्ज लगाया यहाँ पर? सेडिशन का, देशद्रोह का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर बेल दे दी गई है ना, फॉर डिमांडिंग दैट बेल ग्रांटेड टू द सीएम इन ए केस बी कैंसल, मतलब जो सीएम जो है इनकी पार्टी के ही जगन मोहन रेड्डी, इनको जो किसी केस में बेल दी गई तो उसको कैंसिल किया जाए। बेल जमानत क्यों दी गई? और आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी जो पुरानी हिस्ट्री है ना हमारी, उसके साथ यहाँ पर रिलेट करके बात रखी जा रही है। तो क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो सिपोय मिटनी हुई थी, तो ये सिपोय मिटनी किसको बोलते हैं? नाम याद रखें, जिसको हम यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जो कि 1857 में यहाँ पर लड़ी गई थी। मंगल पांडे के द्वारा ये विरोध शुरू किया गया था कि चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका इस्तेमाल करना यहाँ पर अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। और गाय और जो सुअर थे उनको मारकर उनकी चर्बी से यहाँ पर कारतूस बनाए जाते थे, जिनको की बाद में गन में डालकर यहाँ पर फायर करते थे। तो पहले उनको मुंह मुंह से यहाँ पर ना बारूद को थोड़ा सा उखाड़ना पड़ता था, फिर यहाँ पर गन में डालते थे, फिर फायरिंग होती थी। तो उस समय विरोध हुआ था, तो उसको हम यहाँ पर 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ पर डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू हो गया था भारत में। जो यहाँ पर क्राउन रूल कहने का मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो मनार्की थी, जो क्वीन थी, उनका डायरेक्ट रूल भारत में शुरू हो गया। तो अभी इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि उस समय क्या पाया गया था कि यहाँ पर चपातियों के ढेर पाए गए थे। कहाँ पर? जो यहाँ पर पब्लिक ऑफिस थे नॉर्दर्न इंडिया में, खासतौर पर उनके बाहर। तो यहाँ पर ऐसी कुछ टैक्टिक्स उस समय अपनाई गई थी जो हमारे एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा, कि जो चपाती है ना, रोटी, उसके ढेर लगा दो पब्लिक ऑफिस के बाहर। तो ये उस समय काफी था कि उस समय की जो सरकार थी उनको यहाँ पर परेशान करने के लिए। ओके, तो अभी के दिन अगर जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, अगर दीवारों पर पोस्टर लगा देते हैं आज, तो तो इस तरीके से मतलब सरकारों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई उनके खिलाफ यहाँ पर बगावत करने के लिए यहाँ पर शुरू हो गया। ये कोई बगावत का साइन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर उनके अपने अपने स्पेसिफिक ओपिनियंस है जो उन्होंने रखे हैं लिखकर, तो उन्होंने दीवार पर चिपका दिया है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से यहाँ पर ना अपने आप को नहीं यहाँ पर दर्शाना चाहिए कि वो जो है ना परेशान हो गई है उन लोगों के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर पोस्टर क्यों लगा दिए। तो अगर परेशान हो गई है सरकार, तो यहाँ पर परेशानी को इस तरीके से नहीं देख सकती कि मतलब कि वो जो लोग जिन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं तो यहाँ पर वो देशद्रोही हैं, और उन्हें उन देशद्रोही हैं, तो अभी उनके ऊपर जो है ना उनका जो गुस्सा है, तो इसके चलते हम जो है उनके ऊपर देशद्रोह का चार्जेस जो है फाइल कर देंगे। तो इस तरीके से आप उनको टैकल करके नहीं चल सकते, ये गलत बात है। तो ये यहाँ पर पूरा सिनेरियो इस आर्टिकल का, एडिटोरियल का। तो आप क्या सोचते हो? क्या जो गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया गया ये सही है, या फिर जो लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है वो गलत है? तो आपकी क्या थिंकिंग है? डिटेल में थोड़ा जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं।
तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो ये वाला यहाँ पर एडिटोरियल है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो इसको डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे तो काफी कुछ नया जानने को आपको मिलेगा। और इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, लेट्स ओपन अप द वाटर वर्क्स। तो जो वाटर वर्क्स है उसको खोलने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जैसे ही ये जो सेकंड वेव है कोविड पैंडेमिक की, ये थोड़ी कम होती है, इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पर इकोनॉमी को दोबारा से यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक फोर्सफुल स्टिमुलस पैकेज की। तो जैसे कि 2020 की बात करें तो उस समय भी भारत सरकार ने अच्छे खासे पैकेज अनाउंस किए थे। जैसे एक बार 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, उसके बाद 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। तो वो फर्स्ट वेव के बाद था। अभी सेकंड वेव के बाद भी चाह रहे हैं कि अभी पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं इकोनॉमी में दोबारा। तो उसके चलते यहाँ पर हालत खराब हो रही है। और इसके अलावा बात करें कि जो मैसिव लेबर इंटेंसिव पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है, ओके, तो यहाँ पर वो मदद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको वापस यहाँ पर लेकर आया जाए, और यहाँ पर डिमांड जो है ना उसको पूरे इंडिया भर में यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं कि ऐसे काम, तो ऐसे काम बहुत सारे तरीके से यहाँ पर ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयड किया जाए। जैसे अभी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जो है ना, अगर एसेट ओरिएंटेड पब्लिक वर्क्स की भी बात करें, इनके प्रोजेक्ट्स की भी बात करें, तो ये दो तरह के हैं। तो पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स मतलब कि जो तादाद में तो ज्यादा, लेकिन उनका है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब इतने बड़े पैमाने पर वो नहीं है, मतलब कि इतना स्केल बड़ा नहीं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं होती है। ओके, तो अभी जैसे रूरल रोड्स की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें, क्लिनिक्स की बात कर लें, पंचायत ऑफिस की बात कर लें, या फिर वाटर बॉडीज जो है उनके रिवाइवल की बात कर लें, उनको ठीक करने की बात कर लें। ओके, तो यही अप्रोच जो है ना, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, रोजगार अभियान या इसको कह सकते हो, यहाँ पर योजना कह सकते हो, तो इसके तहत यही अप्रोच भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है। तो यह भी अभियान जो है ये पिछले साल जो है लॉन्च किया गया। जिन लोगों की जॉब्स चली गई, जो लोगों ने, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बड़े शहर से दोबारा अपने गांव की ओर लौटे थे, वापस पैदल गए थे, कोई यहाँ पर साइकिल पे गया था, तो उनको कोई ना कोई काम धंधा प्रोवाइड करने के लिए इन्हीं सभी एरियाज के ऊपर यहाँ पर काम प्रोवाइड किया था भारत सरकार ने। ओके, तो यहाँ पर लोगों को काम पे लगाया था, किसी को यहाँ पर सड़क बनाने, किसी को स्कूल बनाने के लिए, किसी को यहाँ पर पंचायत ऑफिस बनाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से काम इनको दिए गए थे। पहले तो यहाँ पर ये हो गया कि इस तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, जहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगता है। जैसे यहाँ पर नेशनल और स्टेट हाईवेज की बात कर लें, या फिर हाउसिंग की बात कर लें, ओके, जो घर बनाकर देते हैं। इसके अलावा न्यू स्टेट कैपिटल्स की बात कर लें, तो इनके ऊपर भी अच्छा खासा पैसा लगता है। अगर कोई राजधानी अगर आपने बनानी है, यहाँ पर मेजर इरिगेशन वर्क्स की बात कर ले, रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, तो ये सभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगता है किसी सरकार का। तो अभी अगर मैं नई स्टेट कैपिटल की बात करूं, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो उनकी अमरावती। ओके, तो अमरावती एक जिला है, अभी वो कैपिटल बनेगा आंध्र प्रदेश की। ओके, तो 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हो गया। जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद, जो सबसे बड़ा शहर था आंध्र प्रदेश का, वो भी तेलंगाना के पास चला गया। ओके, तो अभी 10 साल के लिए तो अभी दोनों की कैपिटल सेम है, लेकिन 10 साल बाद अभी अमरावती के ऊपर काफी देर से काम शुरू हो चुका है, तो अमरावती में शिफ्ट करेगा आंध्र प्रदेश। अमरावती जो है उसकी मेन कैपिटल होगी। तो वहां पर भी जब ये, एक मैं यहाँ पर इंसिडेंट बताता हूँ कि जो बाहुबली पिक्चर आई थी उसके जो डायरेक्टर थे एस राजामौली, तो उनको पिछली सरकार के द्वारा बुलाया गया था कि आप डिजाइन करें, किस तरीके से इसको डिजाइन करना है इस नई कैपिटल को। ओके, तो उनकी जो पिक्चराइजेशन थी वो काफी बढ़िया लगी उस समय के जो सीएम थे टीडीपी पार्टी के। तो इस तरीके से इन सभी सेक्टर्स में अच्छा खासा पैसा लगता है। ओके, तो अभी बात करें कि अगर मैं हाईवेज की बात करें तो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, मतलब अभी 2025 तक बात करें तो पीक पे जाएगी, मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात कर लें, तो इसके अलावा कटरा से दिल्ली का यहाँ पर एक एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी अगला जो सेक्टर है ना वो है पानी के रिगार्डिंग। तो ये वाटर जो है ना एक बड़ा सेक्टर है, जो मतलब कि जिसको अभी अटेंशन देने की हमें जरूरत है, जो कि चीफ शिक्षक कह रहा है कि हम मेरे ऊपर अटेंशन दें आप। तो अभी बात कर रहे हैं कि जो लार्ज और इम्पैक्टफुल कैपिटल इंटेंसिव वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उसमें आ जाएंगी रिवर लिंकिंग, कि अगर दो नदियां बह रही है ना तो उनको आपस में जोड़ना है। ओके, तो आपस में जोड़ना है, तो इसके बारे में भी डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। दूसरा बात कर रहे हैं मल्टीपर्पज इरिगेशन, मतलब कि उसी कैनाल जो नदी बह रही है उससे यहाँ पर
सिंचाई का भी संसाधन हम जुटा लें, मतलब कि हमें धरती के नीचे से पानी निकालने की जरूरत पड़े ही ना। जो पानी ऊपर बह रहा है धरती के नदियों के रूप में, उसी पानी को यूज करके हम सिंचाई कर लें, फसल बोले। और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें और कैनाल्स की बात करें, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे अगर डैम बनाने तो वहां पर भी जो है पानी जो है अच्छा खासा रोल अदा करता है। टर्बाइंस घूमती है पानी के प्रेशर से, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो शुरुआत में ऐसे ही भारत में जब भाखड़ा नंगल डैम की बात करें तो शुरुआती डैम वही था, सबसे बड़ा डैम भारत का। और वहां पर से ही पानी को ही यूज करके हमने बिजली बनाना शुरू की थी। और उसके साथ ही कैनाल्स की बात करें कि जो यहाँ पर नदियों को, जो अगर शॉर्टे फॉर्म में अगर बात, जिसको हम नहरें बोलते हैं, ओके, मतलब नदियों से ही पानी लेकर उसको किसी एक साइड पे निकाल दिया एक कैनाल बनाकर। तो इनकी भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी मिनी प्रोजेक्ट्स लगाए होते हैं पावर जनरेशन के कई बार सरकारों ने। और आगे यहाँ पर बात करें, मैनी ऑफ दीज यूजली एलिसिट हॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब कि अगर इन्हीं प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। ओके, तो अगर यहाँ पर बात करें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, ओके, एब्सोल्यूट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम कहें कि एक साइड आर्गुमेंट के तौर पर ही हम यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं। ओके, तो अभी देखो, अगर दूसरा मसला जो है ना अभी, वो है कि पानी को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से अप्रोच लगानी है कि उसकी पानी की जो सुविधा है वो सब तक पहुंचे। ओके, ऐसा नहीं कहीं पर किसी इलाके में सूखा पड़ा है तो वो सूखा ही पड़ा रह जाए, अगर किसी इलाके में बाढ़ आती है तो बाढ़ ही वहां पर आती रहे हर साल, अगर हम कुछ सोचे ही ना तो। अभी देखो, ये मानसून आएगा, मानसून के बाद बिहार में भी बाढ़ आएगी और असम में भी बाढ़ आएगी। ओके, तो मतलब ये आज की नहीं आ रही है, पिछले काफी सालों से, मतलब जब से बने हैं तब से यहाँ पर बाढ़ आ रही है। लेकिन कुछ किया तो किया नहीं, मतलब क्या करें, करें क्या, किस कैसे सोल्यूशन निकालें, तो अभी वही बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर व्यापार कई बार जो है बंद होना रुक जाता है कई बार, कि मतलब एक और तो हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए सड़कें बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, दूसरा यहाँ पर एनवायरनमेंट भी कंसर्न आ जाता है। तो यहाँ पर गुजरात में एक डैम है, ओके, मतलब कि सरदार सरोवर डैम है उसका नाम, तो उसके आसपास काफी कुछ जो है ना डेवलप किया है वहाँ की गुजरात सरकार ने। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो भी उसी डैम के पास में है। इसके अलावा एक पार्क वहाँ पर, जूलॉजिकल पार्क वहाँ पर बनाई गई है, मतलब कि एक तरीके से टूरिज्म स्पॉट उसको बनाया गया है। तो अभी अगर उस सरदार सरोवर डैम की भी बात करें ना, उसको काफी समय लगा बनने के लिए, क्योंकि 1960 से वहां पर काम शुरू हुआ था, तो अभी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उसके बाद ही यहाँ पर काम खत्म हुआ उसका। तो उसका रीजन मतलब ये है कि बीच में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं उस यहाँ पर उस डैम के खिलाफ, कि उस डैम के चलते बहुत सारे लोग लोग जो है ना उनका मतलब घर तबाह हो सकता है, तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर रहती है। और आगे यहाँ पर वही बात करेंगे, जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के जो यहाँ पर रिलेशन आ जाते हैं ना बीच में, जिसके चलते डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर रुकावट आ जाती है, तो यहाँ पर वही उन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। तो दामोदर एक नदी है, ओके, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल इन दोनों के बीच में से यहाँ पर निकलती है, तो वहीं पर ये कॉरपोरेशन काम करती है, वहीं पर ये डैम है। उसके अलावा यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम की बात करें तो भाखड़ा ये हिमाचल प्रदेश में है, और नंगल जो है ये पंजाब में है। तो यहाँ पर टोटल एक ही डैम है, लेकिन अलग अलग यहाँ पर प्रांतों में चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हीराकुंड डैम की बात कर लें, ये यहाँ पर ओडिशा में बना हुआ है, ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। ओके, तो ये भी याद रखें। और इसके अलावा बात करें कि मोस्ट रिसेंट जो अभी प्रोजेक्ट है वो है राजस्थान कैनाल का, क्योंकि अभी वहां पर भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोशिश है कि वो बन जाएगा। वो तो यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मतलब वेट कर रहे हैं कि कब उनको मतलब दोबारा से शुरू किया जाए, किसी ना किसी तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेस्ट के चलते उनको यहाँ पर रोका हुआ है। ओके, तो मतलब ये इन सब चीजों के ऊपर अभी हमें फोकस करना होगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी समय दोबारा से वापस आ गया है कि हम री एग्जामिन करें जो भारतीय नदियों को इंटरलिंक करना है ना उसके बारे में। तो ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से हमने सोचा हुआ है कि भारत की जितनी नदियां हैं ना उनको आपस में इंटरलिंक करें, आपस में जोड़ें। ओके, तो आपस में अगर जोड़ना है ना तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी कैनाल, नहर बनानी पड़ेगी, तो फिर ही जो है आपस में जुड़ेगा, तो कैनाल बनाने के लिए भी खर्चा आएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं, इंटरलिंक करते हैं नदियों को, तो इसमें उन हिस्सों को हटाना बहुत जरूरी है जो कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निसंदेह वहां पर डैमेज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर सकते हैं, लेकिन उनको हटाना जरूरी है।
अगर हम यहाँ पर इंटरलिंकिंग अगर इंटरलिंकिंग की बात करें तो अगर आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम वाटर सरप्लस हिमालयन नदियों को अगर यहाँ पर लिंक करते हैं विद वाटर स्कैर्स पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड पेनिसुलर इंडिया, तो यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया की बात करूँ तो राजस्थान वाली साइड यहाँ पर आगे, तो वहां पर तो सूखा ही, यहाँ पर सूखाग्रस्ती इलाके हैं, जितना भी पानी वहां पर पहुंचता है तो वो भी यहाँ पर जो है ना पंजाब साइड से कुछ नदियां आती हैं, तो जो जिसका पानी आगे राजस्थान को मिलता है आगे जाकर। और इसके अलावा यहाँ पर पानी की कमी है। ओके, तो लेकिन दूसरा अगर पेनिसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिसुलर रिवर्स हम उसको बोलते हैं जो हमारा जो भी पेनिसुला होता है, पेनिसुला का मतलब होता है जो तीन तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हो। ओके, तो जैसे जो हमारे जो साउथ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं तो वो समुद्र से घिरे हुए हैं यहाँ पर तीन तरफ से। तो अभी वो नदियां की यहाँ पर बात करें कि उनको आपस में जोड़ना है हिमालयन नदियों के साथ, क्योंकि हिमालयन नदियों में जो पानी है वो लगातार बहता रहता है। आप गंगा में देखो कभी पानी खत्म हुआ है? गंगा में पानी बहता रहता है। गंगा के साथ जितनी भी नदियां हैं, ओके, जो मतलब कि ग्लेशियर्स में से निकल कर आती हैं, उनमें से पानी हर सारा साल बहता रहता है। अगर हम यहाँ पर कुछ पेनिसुलर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सीजनल, कई नदियां सीजनल हो जाती हैं, मतलब बारिश आएगी तभी पानी आएगा, नहीं तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सूख जाती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन रहती है, तो मतलब उनको भी सारा साल हम चलाए रखें, तो अभी हिमालयन रिवर्स के साथ उनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये पिछले 150 सालों से यही बातचीत चल रही है कि ऐसा काम हम करेंगे, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। ओके, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे, एक बड़ा प्लान यहाँ पर अभी तैयार किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि 37 रिवर्स को यहाँ पर 30 लिंक्स के साथ यहाँ पर आपस में जोड़ा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर डैम्स भी हैं जिनको जो कि आपस में जोड़ेंगे, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ कैनाल्स, नहरें जो है ना वो बनानी पड़ेगी, तभी आपस में जो है आप नदियों को जोड़ सकते हो, डैम्स को आपस में जोड़ सकते हो। और जो है ना आप जिस तरीके से इंटरलिंकिंग चाहते हो, जिस तरीके से आप एक जगह से पानी दूसरी जगह पहुंचाना चाह रहे हो तो आप पहुंचा पाओगे। तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि लार्जेस्ट वाटर प्रोजेक्ट हो पूरी दुनिया में, तो ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पर हमें मिल सकता है। जो हमारे यहाँ पर लगातार जो फ्लड आते रहते हैं और यहाँ पर सूखा पड़ता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र का एक रीजन है लातूर, लातूर करके, वहां पर सूखा पड़ जाता है हर साल। ओके, और बाकी के रीजन में बारिश ज्यादा हो जाती है तो वहां पर फ्लड्स आ जाते हैं। तो अगर हम मुंबई वाली साइड देख लो तो वहां पर फ्लड्स आ जाते हैं जब भी बारिश आती है, जब भी मानसून आता है। और एक लातूर, महाराष्ट्र में ही एक रीजन लातूर है जहां पर सूखा पड़ जाता है। ओके, तो अगर यहाँ पर नदियों को आपस में इंटरलिंक करेंगे तो यहाँ पर जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां तक भी पानी पहुंच जाएगा। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो ये 30 जो यहाँ 30 लिंक प्रपोज है, तो उसमें से यहाँ पर 14 जो है ना वो यहाँ पर हिमालयस, और यहाँ पर 16 जो है वो पेनिनसुला रिवर्स के चलते यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा बात की जा रही है सुरेश प्रभु चेयर कमेटी की, जो कि यहाँ पर अपॉइंट की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि अगर फेज 1 शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की तो इसका खर्चा लगभग जो है ना 6 लाख करोड़ के आसपास आएगा। लेकिन अभी अगर शुरू करें, अगर एनवायरमेंटली फ्रेंडली वर्जन, मतलब कि एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखकर अगर कुछ यहाँ पर उनका भी सोचकर वहां पर भी पैसा अलग से लगता है, तो इसकी कॉस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि फ्लड्स और ड्रॉट्स ऐसे इस सिचुएशन की यहाँ पर कमी देखने को मिले। तो यहाँ पर और भी बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बात करें कि इरिगेशन होगा मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मतलब सिंचाई का संसाधन मिल जाएगा, धरती के नीचे से पानी निकालने की जरूरत नहीं अगर आपने फसल उगानी है तो। इसके अलावा हाइड्रल पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको नदियों में प्राप्त पानी मिल जाएगा, तो जगह जगह पर आप जो है डैम्स लगा सकते हो, छोटे बड़े डैम्स लगा सकते हो, जिसके चलते जो है पावर जनरेशन होगा। इनलैंड नेविगेशन, तो इनलैंड नेविगेशन अगर देखो ये कैनाल जो बनेगी ना यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ कैनाल जो बनाई जाएगी, नहरें बनाई जाएंगी, तो उसके ऊपर शिप्स भी चला सकते हैं, क्योंकि शिप्स चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह से सामान दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएगा, कम खर्चा आएगा। सबसे सस्ता जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है वो शिप्स की पड़ती है, अगर हम रोडवेज और रेलवेज के साथ कंपैरिजन करें इसका तो। और यहाँ पर एयरवेज का भी कंपैरिजन कर लो, सबसे सस्ता यहाँ पर शिपवेज पड़ता है। तो यहाँ पर इनलैंड नेविगेशन भी हम कर सकते हो। तो अभी शुरुआत में जैसे नेशनल वाटरवे बन रहा है, ओके, तो वो बन रहा है यहाँ पर जो गंगा नदी है, कोलकाता से लेकर इलाहाबाद तक वो बन रहा है। अभी थोड़ा काम कंप्लीट हो गया, इलाहाबाद तक अभी काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरे वाला बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, कि वो भी काफी बड़ी बड़ी नदी है, तो वहां पर भी कैनाल्स अलग से बनाई जा रही है, और वहां पर भी शिप चलाएंगे। वो सीधे बे ऑफ बंगाल से हमारी एंट्री होगी इलाहाबाद तक, और दूसरी ओर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो इस तरीके से नेविगेशन के लिए भी हम यूज करेंगे। इकोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी अपग्रेड करने में हमें जो है हमें फायदा मिलेगा। ट्री फार्मिंग बढ़ेगी, जिनको पानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिन यहाँ पर पौधों को कि पानी होगा तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे, तो ट्री फार्मिंग बढ़ेगी, ये भी बढ़िया है।
और साथ ही साथ यहाँ पर जो सप्लाई है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, तो रूरल हाउस होल्ड तक वो आराम से पहुंच पाएगी। और साथ ही साथ जो अर्बन समूह है, मतलब अर्बन लोगों तक भी यहाँ पर पावर सप्लाई जो है आसानी से हम पहुंचा पाएंगे। और आगे अभी बात कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की, जिसका नाम है केन बेतवा। ये चल रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और दूसरा यहाँ पर है पोलावरम प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है। तो अभी इनके ऊपर काम चल रहा भी है, कंप्लीट नहीं हुए। ओके, तो इनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये भी जो है ना जल्दी से, इनकी भी जो अचीवमेंट जो है ना, इसको जल्दी से हम जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उसने अभी रिसेंटली प्रपोज किया है कि यहाँ पर जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके लिए यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपया वो देंगे। ओके, तो यहाँ पर वो भी आने वाले 7 सालों में ये कंप्लीट होगा। इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है ना, वो यही है, जो सरप्लस पानी है ना यहाँ पर, जो is to move surplus water from rivers in South Rajasthan through a system of canals to areas in water deficit South Eastern Rajasthan। ओके, तो यहाँ पर एक इलाके से लेकर राजस्थान के दूसरे इलाके तक जो है यहाँ पर पानी पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर मेन पर्पस यही है इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, जिसके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए लगाने की बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये 1 मिलियन एकड़ ऑफ जो लैंड है ना, इसको इरिगेट करने में आपको ये कैनाल जो है ये फायदा देगी। तो राजस्थान में जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अभी भी ज्यादातर पानी जो है पंजाब की नहरों से आता है, पंजाब वाली साइड से, और अभी उनको काफी पानी की जरूरत रहती है। ओके, तो जिसके चलते अभी ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करें, जो नीति आयोग जो कहता है हमारा, तो उसके हिसाब से जो एस्टिमेशन वो कह रहा है कि 600 मिलियन जो इंडियंस है ना, तो वो यहाँ पर हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस जो है उसको फेस करते हैं। मतलब पानी की इतनी किल्लत है हमारे इतने भारतीयों के सामने। तो यहाँ पर 2 लाख लोग तो ऐसे हैं जो कि हर साल जिनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर साफ पानी पीने को मिलता ही नहीं है। ओके, तो ये भी सिचुएशन है भारत की। तो अभी देखो 2030 तक ये जो डिमांड है ना पानी की, तो ये यहाँ पर दोगुनी हो जाएगी। ओके, जितनी अभी यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल, उससे यहाँ पर दोगुनी यहाँ पर डिमांड होगी। और इसी के चलते यहाँ पर दूसरी बात कही जा रही है कि जो जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट कर रही है कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है ना, मतलब वो भी क्रिटिकल एरिया अभी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ 54% ही यहाँ पर ना बात करें कि 54% जो भारत का जो ग्राउंड वाटर निकलता है, तो अभी वो मतलब कि डिक्लाइनिंग मोड में आ चुका है। यहाँ पर गिरावट वहां पर पाई जा रही है। तो ग्राउंड वाटर देखो, उस समय था जब मतलब कि थोड़ा सा ही आपने बोर किया, कुछ ही फीट यहाँ पर 10-15 फीट नीचे गए तो आपको पानी मिल जाता था। फिर आप यहाँ पर नल लगाते थे और यहाँ पर हैंड पंप वगैरह लगता था और जो है आसानी से पानी बाहर आ जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन ये नहीं है। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर को यहाँ पर बड़े पंप्स को यूज करके निकाला जा रहा है। ऐसे राज्य जहां पर जो है फसल नहीं लगनी चाहिए, तो जबरदस्ती जो है ना ऐसी ज्यादा वाटर कंज्यूमेबल फसल लगाई जा रही है, जो क्रॉप्स वगैरह लगाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर पानी का जो है ना पानी बर्बाद हो रहा है पूरी तरीके से। तो ये भी यहाँ पर बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम यूपीएससी में कि सबसे ज्यादा कंजप्शन पानी की, ग्राउंड वाटर यहाँ पर कंजप्शन किसके द्वारा होती है? तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा होती है, ना कि हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। तो ये भी बात ध्यान रखें। ओके, तो सबसे ज्यादा पानी की कंजप्शन जो ग्राउंड वाटर की होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा होती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ये लगातार अगर कम होता गया तो कल को पानी नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी दोनों ओर जो है ना हमारे सामने जो है क्राइसिस बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पानी जो ऊपर वाली सतह पे बह रहा है नदियों के रूप में, एक जो पानी नीचे वाली सतह पे बह रहा है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोल रहे हैं। और अभी बात ये आ गई कि इसको फंड कैसे करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स को। अभी बड़ा क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि कैसे इन बड़े जो प्रोजेक्ट्स का बड़े प्रोग्राम है, तो उनको हम फंडिंग कैसे करें, पैसा कैसे दें। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने फरवरी 2021 में बजट में अनाउंस किया था कि एक डीएफआई बनाई जाएगी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा भारत में, जिसका कि नाम होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसका काम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वहां पर फंडिंग प्रोवाइड करनी, पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करना, जिसमें से 26% जो पैसा है वो शुरुआत में भारत सरकार ही डालेगी। और बाद में जो बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहा जाएगा कि आप भी इसमें इस फंड में पैसा रखें, और कुछ ना कुछ रिटर्न जो है उनको मिलता जाएगा उस यहाँ पर फंड के तहत। और यहाँ पर डीएफआई का मतलब ये होगा कि जो प्रोजेक्ट जिनका काम रुका हुआ है ना, वो काम रुके ना पैसे की कमी की वजह से, तो पैसा उनको जो है प्रोजेक्ट्स को लगातार मिलता जाए। और इसके अलावा बात करें कि और जो है ना 50 ईयर नेशनल रिन्यूएबल फंड जो है ना, इसको बनाने की बात करें कि 50 साल तक मतलब वहां पर वो पैसा वहां पर आता रहे, और जो इंटरेस्ट वगैरह है जिन्होंने पैसा लगाया उनको इंटरेस्ट जो है मिलता रहे 50 सालों तक।
तो उन उसमें जो कॉर्पस यहाँ पर इकट्ठा करने की बात करें वो 10 लाख करोड़, मतलब इतना पैसा वहां पर उस फंड में इकट्ठा कर लो तो 50 साल तक यहाँ पर जो है पैसे इंटरेस्ट जो है ये देता रहेगा इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे यहाँ पर एफर्ट्स को यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर कंसिडर करने की बात कर रहे हैं ऑथर। और आगे अगर बात करें कि अगर एन एनआरएफ कुड बी फंडेड थ्रू लॉन्ग डेटेड कंसोल्स, अभी ये जो एनआरएफ है यहाँ पर पैसे कैसे लेकर आने हैं, अगर 10 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो कैसे करना, अभी उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉन्ग डेटेड कंसोल जो है ना, या फिर आप कह सकते हो जो परपेचुअल बॉन्ड है, तो वो यहाँ पर जो है आप इशू कर सकते हो विद 3 to 4% कूपन, मतलब कि इतना आपको ना 3 से 4% इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा जो भी इस कूपन ये यहाँ पर जो है इस फंड में इन्वेस्ट करेगा पैसा। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर लॉन्ग सर्विंग परपेचुअल बॉन्ड है, तो लॉन्ग सर्विंग परपेचुअल बॉन्ड, ऐसे परपेचुअल बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जो जिनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, मतलब कि चलते रहते हैं काफी लंबे समय तक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं डच लेक्जिक बावर डैम्स वाटर बॉन्ड बॉन्ड। तो ये एक बॉन्ड था, यहाँ पर डच लोगों के द्वारा ये बॉन्ड बनाया गया था। तो 1648 में ये बॉन्ड शुरू हुआ था, 1648 में। और ये मतलब लगातार जो है ना ये इंटरेस्ट पे करता रहा, मतलब कोई मेच्योरिटी डेट तो थी नहीं। ओके, तो अभी जिन्होंने पैसा लगाया था तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह कुछ नहीं मिलनी, सिर्फ इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ओके, तो ये भी काफी बढ़िया बात है ये। तो यहाँ पर वही मैं बात कर रहा हूँ कि इन बॉन्ड्स की कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। मेच्योरिटी डेट क्या होती है, मतलब कि मेच्योरिटी डेट का मतलब ये होता है कि अगर पैसा लगाया है ना किसी यहाँ पर फंड में, तो यहाँ पर कोई डेट होगी, अगर मतलब 5 साल बाद या 6 साल बाद 10 साल बाद कोई डेट होगी कि इस तारीख को हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देना और जितना भी ब्याज का लेखा जोखा बनता है उसका भी हिसाब कर लेना। ओके, तो ब्याज तो जो है महीने हिसाब से मिलता जाता है इनको। तो यहाँ पर वही होता है कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करनी होती ऐसे परपेचुअल बॉन्ड के केस में। ऐसे यहाँ पर जो 1648 में ऐसे जो बॉन्ड शुरू किए गए थे, तो यहाँ पर मिनिमल इम्पैक्ट होता है डेट सर्विसिंग के ऊपर भी। ओके, मतलब कर्जे की जो सर्विसिंग भी देनी है ना, मतलब कि जैसे कर्जा उठाया बड़े पैमाने पर, उसको चुकाना भी है, तो उसके ऊपर कम से कम इम्पैक्ट रहता है अगर इस तरीके से विदाउट मेजोरिटी अगर इस तरीके से काम चले तो यहाँ पर बात करें ट्रांसेंड द स्कोप ऑफ सेवरल ओवरलैपिंग जनरेशन, तो मतलब कोई भी अगर ओवरलैप ऐसी ट्रांजैक्शन बनती तो उसको भी यहाँ पर उससे ऊंचा उठ जाते हैं, उससे एक साइड पे हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन वगैरह कम रहती है, सरल यहाँ पर काम हो जाता है। तो ये बात कही जा रही। तो अभी दूसरी और जो ब्रिटेन है, ब्रिटिशर्स है, उनकी भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही बॉन्ड्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे 1753 में, और ये चले 2017 तक। तो यहाँ पर एवरेज जो इनका रेट चला है वो चले 264 सालों तक चले हैं ये। तो यहाँ पर 4.5% का इंटरेस्ट रेट जो था ये मिलता रहा। ओके, जिन्होंने भी यहाँ पर पैसा लगाया हुआ था। तो यहाँ पर दूसरी ओर बात करें, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिडीम ऑल कंसोल्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ब्रिटेन की सरकार ने ये भी चाहा कि दोबारा से इसको शुरू किया जाए ऐसे बॉन्ड्स को, कि फायदा है, पैसा मिलता रहता है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चलता रहता है। और जापान की बात करें कि उन्होंने भी यहाँ पर 100 ईयर मॉर्टेज यहाँ पर ना ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जो बॉन्ड्स है वो 1980s में इशू किए थे। ओके, तो अभी वो भी जो है ना आल्सो कम क्लोज टू कंसोल, वो भी मतलब ऐसे ही कंसोल्स के चलते यहाँ पर बिल्कुल उनके सिमिलर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मॉर्टेज का यहाँ पर काम मतलब होता है कि अगर कोई लोन आपने उठाया है ना उसके बदले में आप कोलेटरल क्या दोगे। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन को हम यहाँ पर मॉर्टेज बोलते हैं। तो 100 यहाँ पर मॉर्टेज 1980s में इन्होंने जापान के द्वारा जो थी शुरू की गई थी, तो बिल्कुल कंसोल के सिमिलर ही यहाँ पर आप उसको कह सकते हो, जो कि यहाँ पर डच लोगों के द्वारा और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू की गई। एक क्वेश्चन का आंसर करिए, डच लोग जो है ना ये हम किनको कहते हैं, कोई एक कंट्री बताए जहां पर डच पीपल पाए जाते हैं। ओके, तो उसका उस कंट्री का नाम बताएं। यूरोप में ही है तो यूरोप में कौन सी वो कंट्री है जिनको हम कहते हैं कि ये डच बोलते हैं, ये डच लोग हैं। इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात करें कि भारत को भी जरूरत है कि ऐसे ही बेस्ट टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमें मिले और यहाँ पर एक अच्छे तरीके से हम जो है काम करें, उनको यहाँ पर एम्पावर करें टास्क फोर्स में और इम्प्लीमेंट करें मैसिव वाटर फोकस पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम। जो काम रुके हुए हैं उनको चालू करें, वो जनाई काम है उनको यहाँ पर उनके लिए फंडिंग तैयार करें और इस तरीके से तैयार करें कि उनमें फंडिंग की रुकावट ना आए, काम रुके ना और सही समय समय रहते जो है ना काम हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो अभी आपका जो काम है, आपने नदियों का मैप देखना है भारत का। ओके, तो आपने जिस जिस में मैंने नदियों की बात की है, जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात की है, ओके, हीराकुड डैम की बात की, दामोदर वैली की बात की है, तो यहाँ पर वो नदियां की लोकेशन क्या कहाँ पर है और वो नदियां कहाँ से शुरू होती है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और वहां पर खत्म कहाँ पर होती है, मतलब कहाँ पर जाकर गिरती हैं। ओके, अगर बे ऑफ बंगाल में जाकर माउथ बन रहा है, ओके, तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए जितनी भी रिवर्स की मैंने यहाँ पर बात की है। तो ये आपकी ड्यूटी है, खुद से आप रिसर्च करें, देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि सर दामोदर नदी जो है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है।
ओके, अगर मैं गोदावरी की बात कर रहा हूँ या गंगा की बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर खत्म होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये आपने खुद की रिसर्च करनी है। और अभी अभी अगर इस आर्टिकल की बात करें, यहाँ पर बात करें नो नीड टू पास द बक। तो यहाँ पर देखो, जो वैक्सीनेशन है ना, उसी के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है। तो यहाँ पर इसी इसी आर्टिकल में, यहीं पर मैं पूरा जो है डिटेल बता देता हूँ। तो बात कही गई कि कितना यहाँ पर पैसा चाहिए, जैसे जो जिसके चलते जो है पूरे देश भर में हम वैक्सीन जो है करवा सके। तो इसके रिगार्डिंग जो पीछे हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, तो बिल्कुल सिमिलर बातें हैं। तो यहाँ पर जो बदलाव, तो सिर्फ यहाँ पर एक बात यहाँ पर नई लिखी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है हाल ही में यहाँ पर जो WHO के द्वारा कोवैक्स फैसिलिटी चलाई जा रही है ना, तो उसको अप्रोच किया है कि हमें जो है वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो आप हमें वैक्सीन प्रोवाइड करें। तो अभी क्या इस तरीके से जो भारत की छवि है, क्या वो इंटरनेशनल तौर पर क्या खराब नहीं होगी? एक और जो है, भारत जो है पहले वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर चुका है बड़े पैमाने पर। ओके, तो अभी चलो पाबंदी लगाई हुई है, अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी डोमेस्टिकली हमें यहाँ पर जरूरत है, लेकिन वहां पर भी शॉर्टफॉल है, यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो क्या इस तरीके से किसी गवर्नमेंट के द्वारा WHO में कोवैक्स फैसिलिटी जो चलाई जा रही है, तो उसको सीधे डायरेक्ट अप्रोच करना सही है? तो ऑब्वियसली उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। तो अभी सिचुएशन वही है कि कैसे वैक्सीनेट करना है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एरिया को। तो यहाँ पर वही सुझाव दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बांटी, उसका लाइसेंस दीजिए जो अलग अलग कंपनीज है उनको, ताकि कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाए और वैक्सीन को जो है यहाँ पर उनका निर्माण जो है वो बढ़ पाए। तो अभी वही बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप कैसे काम करें। ओके, तो बाकी सिनेरियो सारा सेम है जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसके अलावा जो ये वाला आर्टिकल है, डू बिग इलेक्शन रैलीज मैटर। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो आप इंडिया की बात कर लो चाहे अमेरिका की बात कर लो, तो दोनों दोनों के दोनों देश जो है डेमोक्रेसीज है। जो अमेरिका है वो यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अभी दोनों जगह रैलीज होती हैं। अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करें, तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज ये भी करवाते हैं। ओके, तो जब अभी नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होकर हटे हैं 2020 में, तो जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए, तो उस समय भी यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह इन्होंने करवाए, थोड़ा परहेज रखा। ओके, तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या ये मैटर करती हैं? क्या कोई जो वोटर होता है जिसने मन बनाया होता है कि मैंने इस पार्टी को वोट डालना है, तो अगर कोई ऐसी बड़ी रैली की जाए तो ऐसे इन्फ्लुएंस होता है वोटर? या फिर मतलब कि बिना वजह यहाँ पर ऐसी रैलीज जो है की जा रही है? तो जो रिजल्ट जो पाया जा रहा है ना अलग अलग रैलीज में, तो यहाँ पर बहुत कम इमेज इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पर वोटर्स को अगर हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट वोट दो, कि क्यों वोट दो, कि हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी हैं। ओके, तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलता है वोटर्स के ऊपर। वोटर्स ने पहले ही मन बनाया होता है कि मैंने इस बार किसको वोट देना है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ जो है ज्यादातर अगर देखा जाता है, तो यहाँ पर जो जो इनका घोषणा पत्र होता है पार्टीज का, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसको भी बहुत रेयरली पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ज्यादातर लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो जो घोषणा पत्र है किसी पार्टी का उसको पढ़ें। ओके, तो लोगों का सिर्फ मन होता है कि हमने इस पार्टी को वोट करना है, तो इसको नहीं करना है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो रैलीज करनी है, तो शायद इसका जमाना जो है ना अभी जाने वाला है, क्योंकि वैसे यहाँ पर ऑनलाइन जो है सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर रैलीज हुई तो यहाँ पर ऑनलाइन ही मतलब हो सकता है कि संबोधन जो है ज्यादातर देखने को मिले। ओके, तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो इन एडिटोरियल्स का। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक्स की। तो ये स्कीम जो होती है एक तरीके से एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें जो एक्सपोर्टर्स थे उनको यहाँ पर क्रेडिट मिलता रहा, पैसे मिलते थे इंसेंटिव के रूप में, जो कि यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर डिटरमाइन किए होते थे बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, ऑन द एक्सपोर्ट वैल्यू, मतलब जितने वैल्यू की आप एक्सपोर्ट करोगे, चाहे यहाँ पर 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसकी यहाँ पर वैल्यू की यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपको जो है ये जो है इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिल जाएगा जो एक्सपोर्टर्स है उनको। ओके, तो अभी इससे क्या होगा, यहाँ पर उसी पैसे को वो फर्दर यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंपोर्ट के लिए। तो इसके चलते क्या होगा, जो टैक्सेस लगेगा आपके इंपोर्ट के ऊपर, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, तो मतलब इस तरीके से बेनिफिट यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की जाती थी एक्सपोर्टर्स को। यहाँ पर कोई कैश नहीं दिया जाता था, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में कैश दिया जाता था, यहाँ पर कोई कैश नहीं है, यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाते थे। तो यहाँ पर जैसे इम्पोर्ट इम्पोर्ट जब कर रहे हैं, तो वहां वो सब कुछ माफ हो गया, और दूसरी ओर यहाँ पर जो है पैसे दे जो है यहाँ पर इंसेंटिव दे दिए। तो इस तरीके से जो टैक्सेस है उनको बचा लिया, और मतलब कि इंसेंटिव भी दे दिया, तो न्यूट्रलाइज कर दिया चीज को।
तो यहाँ पर ये इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश कर दिया बाद में। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2011 से, तो 14 साल तक इसको यूज किया था पहले। ओके, तो अभी 1997 में ये स्कीम शुरू हुई थी। ओके, तो बाद में डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर कुछ प्रोविजंस डाली। यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूटीओ के, तो वो जो है ऐसी स्कीम्स को कैरी आउट नहीं कर सकते। तो ये है पूरा ओवरऑल सिनेरियो आज के एडिटोरियल एनालिसिस का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपने व्यूज जरूर दें, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर जरूर करें। लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, अपना फीडबैक दें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।